आज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है, तो यानी बातचीत होगी नंबर्स की, आंकड़ों की। और जहां पर हम बात करते हैं आंकड़ों की, वहां अगर फिनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट, संजीव जी, मुझे लगता है कि देश और राष्ट्र से पहले एक आम इंसान के घरों से होकर गुजरता है। बिल्कुल ठीक बात कही अंशु आपने। देखिए, वित्तीय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है समृद्ध परिवार और विकसित राष्ट्र के लिए। आज के इस विषय पर बात करने के लिए दो बेहद ख़ास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं। संजय श्रीवास्तव जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, सीनियर इकोनॉमी एंड बिजनेस ग्रोथ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत संजय जी आपका। धन्यवाद, सुप्रभात आपको और आपके सभी दर्शकों को। स्वागत है सर। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में दूसरे मेहमान मौजूद हैं, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू। और व्यूअर्स, आपको हम बता दें कि ये सेगमेंट हमारा फ़ोन इन रहने वाला है, तो जल्दी से हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर नोट कीजिए। स्टूडियो का फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर है 011-230-97532। तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से घर से लेकर देश तक अगर हम अपने वित्त प्रबंधन को संभाल लें, हम आंकड़ों को ज़रा ठीक से समझें, तो क्या चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है। वेद जी, आप ही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात घर की हो रही है। तो बहुत से लोगों को अलग अलग, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा ज़माना है, तो उसमें भी बड़ा ज़ोर रहता है कि आप जितना कमाते हैं तो उसका 50% हिस्सा, वो 50-30-20 के फॉर्मूला। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसी भी घर की जो आमदनी है सबसे पहले उसको किस तरह से संभाला जाए, ये बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण घर के अंदर ये आप खुद हैं। सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए। बिजली का बिल पे करना है, टेलीफोन का बिल पे करना है, अपने आप का बिल पे कीजिए। कुछ पैसा निकाल लीजिए सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर अपना बजट बनाइए। जो बाकी बचता है आपका पैसा, उसको कहाँ का खर्च करना है, ज़रूरतों में और इच्छाओं में। दोनों में फ़र्क है। आपका मकान लेना की ज़रूरत है, लेकिन बड़ा मकान लेना एक इच्छा है आपकी। आपका कपड़े पहनना ज़रूरत है और बढ़िया कपड़े पहनना आपकी इच्छा है। उसके बाद आप बजट बनाएंगे तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जी। जीवन में हमें पता है कि कभी और हमारी मजबूरी आ सकती है, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड तैयार रखें अपना। इसके साथ में इंश्योरेंस बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है प्रोटेक्शन का, नो फॉर इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए और गैर जरूरी लोन से बचिए। अच्छा, एक आदमी की नौकरी कुछ अच्छी लग गई तो उसने कहा मैं किस्त पे करता हूँ, कार ले ली उसने जिसकी ज़रूरत नहीं थी, नौकरी छूट गई, अब वो अपने पैसे भी चले गए, कार खड़ी है, कर्जा सिर पे हो गया जी। तो कुछ बातें ख्याल रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे, परिवार भी सुखी रहेगा। ज़रूरत और लग्जरी लाइफ के बीच में थोड़ा बैलेंस हमें करना चाहिए। संजय जी कहते हैं कि नंबर्स डोंट लाई, और आज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे पर क्या लगता है आपको, देश की ग्रोथ की जहां हम बात करते हैं तो कौन से वो मूल तत्व हैं, कौन से मेजर इंडिकेटर्स हैं जो भारत की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? जी अंशु जी, जैसा कि वेद जी ने भी बात किया, तो मैं बोलूँगा कि जो राष्ट्र विकास का फाइनल डेस्टिनेशन है वो हर घर के रास्ते से होकर जाता है। तो अगर आप जो की इंडिकेटर्स हम देखते हैं, जैसे हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, लास्ट क्वार्टर में 7.8% से ग्रो हुए, पूरे साल 7.7% का ग्रो हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.2 करोड़, ऑलमोस्ट 5 साल में हम डबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसी तरह अभी प्राइवेट केपेक्स बढ़ता जा रहा है। जो मेक इन इंडिया पे फोकस है, तो साल दर साल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रही है। तो अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स की एक्सपोर्ट्स ग्रोथ देखेंगे, हम देखेंगे कितने नए व्यवसाय सेट हो रहे हैं, कितने एमएनसीज नए व्यवसाय सेट कर रहे हैं, कितने भारत के जो नेशनल लोग हैं वो अपनी उद्यमिता सेट कर रहे हैं। अगर हम इन सब को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक समन्वय करके ग्रोथ का इंडिकेटर्स देती हैं। जी वेद जी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने पैसे को सेव कर लिया, एक मिडिल क्लास फैमिली में जब सैलरी क्रेडिट हुई तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने उन पैसों को खर्च के बाद में कुछ सेव कर लिया तो वो खुश रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो गई। तो कैसे समझा जाए, क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक चीज़ है, और अगर अंतर है तो कैसे इस चीज़ को हमें अपने आम घरों में लागू करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। सेविंग एक बीज है,
इन्वेस्टमेंट एक वृक्ष बनाता है। क्या सिंपल बात, बात। बहुत सुंदर। मतलब कि सेव करना, एक आदमी अपने पैसे को तिजोरी में रख दे तो अगले साल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जी। आज गोल्ड मान लो 1 करोड़ रुपए का आता है तो अगले साल वो हो सकता है 1.25 करोड़ का आए। आज प्रॉपर्टी 1 करोड़ की आती है, अगले साल हो सकता है वो 1.5 करोड़ की आए। आपकी वैल्यू कम होगी बिना कुछ किए। इन्फ्लेशन खा जाती है। सेविंग एक बीज के रूप में है, उसको इन्वेस्टमेंट करने का मतलब जैसे बीज को हम जमीन में इन्वेस्ट करते हैं और वृक्ष बन सकता है, जी। तो इन्वेस्टमेंट उसको वृक्ष बनाकर 1 के 100 या 1 के लाख भी बना सकती है। इन्वेस्टमेंट के कई एवेन्यूज हैं, 4 ढंग से बांट सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। जी। एक है डेट, हमने बैंक की एफडी कराई, गवर्नमेंट के बॉन्ड लिए, पोस्ट ऑफिस में जमा कराया, किसी कर्जा दे दिया, उसका ब्याज आ रहा है। दूसरा है अपना इक्विटी, शेयर मार्केट। तीसरा है गोल्ड, चौथा प्रॉपर्टी। 4 बेसिक चीज़ों में बांट सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर कि हम इक्विटी से डरते हैं। आप देखिए वर्ल्ड के 10 बड़े आदमी व्यापारी हैं, भारत के 10 बड़े पैसे वाले आदमी व्यापारी हैं, और इक्विटी के द्वारा आप उनके व्यापार में हिस्सा ले रहे हैं। क्यों डरते उससे भाई? ज़्यादा इनकम करनी है, आप जब रिटर्न करते हैं इन्फ्लेशन और टैक्सेशन दोनों का ख्याल रख के रिटर्न आएगी। देखिए तो इक्विटी हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा रिटर्न मिली है, तो इससे बचिए मत और अपने इन्वेस्टमेंट को बांट कर कीजिए। एक बात और ख्याल रखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर, नथिंग इज टू बिग टू फेल। सारे पैसे एक जगह मत लगा दीजिए। लेहमान ब्रदर्स की वैल्यू $400 बिलियन थी, $400 बिलियन खत्म हो गया। तो बांट कर लगाइए तो एक जगह रिस्क भी आ जाएगा, तो आप अपने बाकी पूंजी को संभाल पाएंगे। बिल्कुल जी, ये बेहद ज़रूरी बातें हैं जो लगातार आप दोनों से हमें समझ में आ रही हैं। अगर हम ये तो घर की बात हुई कि एक जगह इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक देश किस तरह से तरक्की करता है, एक देश की इकॉनमी, जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और फिर उसके बाद हम $30 ट्रिलियन 2047 तक का लक्ष्य की बात करते हैं, आपको क्या लगता है हमारे पास वो कौन से ऐसे ग्रोथ इंजन्स आपको नज़र आते हैं जिससे हम ये अचीव कर सकते हैं? जी एकदम संजीव जी, जो ये लक्ष्य जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इसके लिए कई की एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो सर्विसेज हमारा एक बिग प्लेटफॉर्म है। 50% हो गया हमारी जीडीपी का इस वक्त। जी, सर्विस सेक्टर और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स। सो सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमको ग्रो करना है, और ख़ासकर एआई आने के बाद जो पूरे विश्व भर की कंपनीज के जीसीसीज आ रहे हैं और वो जो यहाँ से सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो सर्विसेज जो ऐसे हमारा होम बेस हो गया। दूसरी चीज़ है हमें नए एरियाज़ ग्रो करने हैं। सो दूसरा जो बिग सेगमेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक प्रोडक्शन। तो इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हम विश्व के नंबर 2 हो गए जी। पर जैसे वेद जी ने बात करा, हमें फ्यूचर का बीज भी बोने हैं। तो जो PLI स्कीम्स जैसे हमारी हैं, जो हम सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम क्रिटिकल मिनरल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम EV और डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वो सारे हमारे ये वो निवेश हैं जो हमको 5 ट्रिलियन और उसके बाद 30 ट्रिलियन में लेकर जाएगा। और तीसरी बड़ी चीज़ है जो भारत के लिए यूनिक है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, ऑलमोस्ट 60% जो हमारा कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक डिमांड है। तो जो हमारी घरेलू डिमांड है वो बहुत अच्छी है। और वो हमने देखा कोरोना से लेके अभी तक जितनी भी अनसर्टेनिटी, जितनी भी वॉलेटिलिटी हुई है, जो ग्रोथ इसीलिए मेंटेन हो पाई है क्योंकि जो हमारा 60% हमारा होम बेस है वो वर्क करता है। और तीसरी चीज़ इसमें है कि जो MNCs देख रही हैं कि कैसे वो भारत में आए, निवेश करें, एक डोमेस्टिक डिमांड के कैप्चर करने के लिए, और दूसरा जो भारत के जो टैलेंट है उसको यूज़ करके इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बनाएं। सो ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल से की कंपोनेंट होंगे ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा जी कि हमें चाहिए कि कस्टमर पुल हो, प्रोडक्ट को पुश ना करना पड़े। अच्छा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो, हमारी पॉलिसी जैसी हो कि कस्टमर खिंचा आए, वर्ल्ड का पैसा यहाँ पर खिंचा आए, हमें प्रोडक्ट को पुश ना करना पड़े। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक पे डिपेंडेंस नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो लिंक बना रहे हैं अपने, किसी एक वस्तु पे, किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंस ना हो अपनी। और एक बड़ी बात और जो अपने फोकस करना चाहिए
कि पैसा आ कहाँ रहा है बजाय इसके पैसा जा कहाँ रहा है, इस पर फोकस करें। यदि पैसा प्रोडक्शन में आ रहा है तो आने दो, जी, फोकस ये होना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है, हम खर्च कहाँ कर रहे हैं। खर्च कहाँ। एक बात बताइए, अब ये बारी बारी से आप दोनों से ये सवाल, जो बात अभी आपने कही कि हमें अपना प्रोडक्ट पुश न करना पड़े, लोग खुद आए, खुद आएं। चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विसेज है, जैसा अभी Anything, संजय जी ने services also कहा। तो आपको पहले वेद जी आप बताएं, आपको क्या लगता है कि भारत के पास वो कौन सी पोटेंशियल है कि जो हमको मार्केट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अभी भी जो हमारी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कि पूरा विश्व जो है वो हमारी तरफ देखता है और आने वाले दिनों में हम उस पर और कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप बताएं क्या लगता है आपको? देखिए, भारत के पास वो सब कुछ है जो वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर सकता है। एक ही बात करनी होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हर व्यक्ति चाइना कैसे बढ़ा, जी, उन्होंने दरवाजे खोल दिए अपने, आओ काम करो भाई, जाओगे तब देखूंगा, जाने नहीं दूंगा जब पकड़ूंगा आपको। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसा काम है, वरना अपने पास तो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, वी आर द यंगेस्ट वर्ल्ड, एब्सोल्युटली, यंगेस्ट पर्सन। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर डिमांड भी है, सप्लाई की चेन थोड़ी ठीक करने की अपने को और ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और बेसिक बात, अपनी लीडरशिप आज वो 25 साल एडवांस सोच रही है। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है, तो लोग आएंगे सिर्फ अपने आप को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कि लाल फीताशाही कम हो जाए, हाँ। दैट इज टू बी डन। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और संजय जी, जैसा वेद जी ने कहा कि जी। पुश नहीं होना चाहिए, पुल होना चाहिए, जी। खुद से अट्रैक्ट होने चाहिए। जी। ऐसे में अगर एम्प्लॉयमेंट की और ग्रोथ की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। एकदम। तो उस बारे में क्या कहना है आपका? जी, एकदम सही बात है, क्योंकि अगर आपको पुल करना है तो आपको कुछ अपना यूनिक करना होगा, जी। और उसी में हमारे युवा का कौशल और उद्यमता का संयोग भी काउंट होता है। जी। और खासकर आज जो है, जो युवा की मानसिकता बहुत डिफरेंट है, वो हाँ, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी कंस्ट्रेंट्स, वो एकदम खुलकर सोच रहे हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जैसे वेद जी ने बोला कि हमें सप्लाई चेन इम्प्रूव करना है, तो अगर हम ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, अगर स्टार्ट करेंगे स्मॉल पर, हम उनको सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करें लार्ज ओईएम के लिए, जी, और पुल फैक्टर तब बनेगा जब हमारी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही बोलते हैं कि मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत का ये मतलब है सिर्फ यहाँ बना नहीं है, जो भारत में बना है वो एक वैश्विक स्टैंडर्ड की चीज़ है। जब अगर हम वैश्विक स्टैंडर्ड की चीज़ एट बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी एंड बिगेस्ट रिलायबिलिटी, अगर हम ये तीन चीज़ मीट करेंगे तो जो पुल फैक्टर है वो नेचुरली बढ़ेगा। जी। तीन चीज़ें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरी बातचीत में। एक ग्रीन एनर्जी, जी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, जी, और जो तीसरी चीज़ जो आप लोग सब जो बार बार टेक्नोलॉजी का आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दुनिया को बदल रही है, जिसकी वजह से कुछ इकोनॉमीज़ अभी आगे पहुंच गई हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ी हैं। बारी बारी से इन तीनों चीज़ों पर, क्योंकि एनर्जी को लेकर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा दुनिया में जैसे हालात थे, एनर्जी को लेकर सारी दुनिया की चिंताएं किस तरह की हैं, और ग्रीन एनर्जी बताइए वेद जी क्या कहते हैं आप, और घर के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ घर पर भी सबसे शुरू पहले घर से अप्लाई ही होती है। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो हम अपनी गाय को भूल गए हैं। अरे आप वाह, देखिए कि एक 650 एकड़ की जमीन 700 गायों से चला रहा है वो आदमी, जी, पूरी तरह से नॉन केमिकल, और गाय के गोबर से कितना कुछ मिलता है। बाकी सब मल हैं, गाय के गोबर का गऊ का वरदान, इसको जब देखा जाएगा तो इसके अंदर से सब कुछ मिल जाता है। और पूरे विश्व की एनर्जी को ठीक करने के लिए अपने जो पुराने हवन है और 5 गव्य है, यही बहुत है। इसको पकड़ लें, इसको एनालाइज कर लें, इसको दुनिया को बता दें जो हम भूल गए हैं। ठीक है, आप बताइए। ग्रीन एनर्जी की तो उन्होंने बात की कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप बताइए ग्रीन एनर्जी और बाकी जो दो चीज़ें हमने और बात की। जी, तो ग्रीन एनर्जी पे आप देखिए, भारत पिछले कुछ साल से बहुत हाई फोकस कर रहा है। अभी पिछले महीने ही जब मैक्सिमम टेम्परेचर था इंडिया में, कंटिन्यूसली करीब 270 गीगावाट्स की डिमांड, पीक डिमांड आ रही थी। और उसमें देखिए, क्योंकि भारत ने रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड दोनों में इन्वेस्ट करा है, ऑलमोस्ट 22% डिमांड डे टाइम में रिन्यूएबल से मीट हो रही थी। इन एडिशन जो हमारा लक्ष्य है 500 गीगावाट्स का रिन्यूएबल्स का, तो
इसके लिए हम ये भी कर रहे हैं कि सिर्फ रिन्यूएबल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से अगर हम इक्विपमेंट यहाँ बनाएंगे मेक इन इंडिया में, तो उससे भी जीडीपी ग्रो होगा और उसका यूजेस आएगा। और जैसे आपने बोला कि अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस थी, तो उसमें ऑयल और एलएनजी वगैरह के ऊपर जो इतनी डिपेंडेंस थी, भारत ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज करा, पर हम वो डिपेंडेंसी रखे ही क्यों? तो ये लॉन्ग टर्म जो हमारा गोल है, उस पर इस चीज़ का बिग फोकस होने वाला है। और दूसरी बड़ी चीज़, जैसे आपने बात करी एआई, और आजकल बोल रहे हैं कि काफ़ी देशों का, खासकर यूएस, कोरिया वगैरह का इसलिए जो है स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि एआई कंपनीज हैं। पर आप अगर देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं, जो इंडिविजुअल एज वेल एज कॉर्पोरेट यूज़र्स, वो आज इंडिया में बैठे हैं। तो चाहे आप ओपन एआई के चैट जीपीटी देखेंगे या फिर जो है परप्लेक्सिटी देखेंगे या कोई भी एआई, सबसे ज़्यादा यूसेज यहाँ से हो रहा है। तो इंडिया ये भी फोकस कर रहा है कि कैसे इस एआई को एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर बने। और अभी जस्ट लास्ट वीक जो है अमेज़न के सीईओ यहाँ थे, उन्होंने $48 बिलियन का कमिटमेंट दिया है सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। यानी एआई एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारी ग्रोथ के लिए। वेद जी, संजय जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शेखर जी गुजरात से। शेखर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। हमारा सवाल ये है कि आजकल के यंगस्टर है, उनको ना माँ बाप ने क्रेडिट कार्ड देके रखा है, दे आर अननेसेसरी वेस्टिंग द मनी, दे डोंट नो व्हाट एक्सटेंट दे आर वेस्टिंग द मनी, अल्टीमेटली दे रूइंग द फैमिली कल्चर। यस, ओके। तो मुझे लगता है कि ये सवाल क्या कर रहे हैं, लेकिन सवाल, ये तो टिप्पणी है। सवाल ये है कि जी, हाउ कैन वी स्टॉप द यंगस्टर टू अवे फ्रॉम दिस क्रेडिट कल्चर? वेद जी तो उस जनरेशन के वो कहते हैं कार्ड मत दीजिए। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखानी बहुत जरूरी है जी, और ये स्कूलिंग से सिखानी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो व्यक्ति पैसे की वेस्टेज करेगा। बच्चों को बताना चाहिए कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है। जन्म से लेकर मरण तक वी नीड मनी। कई बार कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, पर मैं कहता हूँ अधूरा वाक्य है। बिना पैसे कुछ भी नहीं मिलता। इस दुनिया के अंदर पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन बिना पैसे कुछ भी नहीं मिलता। वी शुड नो द वैल्यू ऑफ मनी। और मैनेजमेंट, पैसे की मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। जैक विटकार के नाम से व्यक्ति को 2002 के अंदर 1000 करोड़ रुपए की लॉटरी का अमाउंट मिला टैक्स के बाद, और मरने से पहले जीरो हो गया था वो। अपने देश के अंदर 2022 के अंदर एक व्यक्ति को पद्मश्री मिला, दर्शन मुदगियार, तेलंगाना का व्यक्ति, 2024 में मजदूरी कर रहा है। मैंने सर्च किया उसको, तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया था। 1 करोड़ रुपया 2022 के अंदर, 24 में मजदूरी कर रहा है वो। तो फाइनेंशियली मैनेजमेंट ना होना, फाइनेंस के प्रति अवेयरनेस ना होना, ये सबसे बड़ी कमी है। गरीब पैदा होना भाग्य की बात हो सकती है, गरीब मरना भाग्य की बात नहीं है। इट नीड्स ए लॉट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो। जी, वेद जी, जैसे आपने बताया कि मैनेजमेंट ज़रूरी है, थोड़ा और इसमें डीपली हम बात करें, कौन से ऐसे 3 पॉइंटर्स आप आम घरों के लिए माता पिता को गाइड करना चाहेंगे जो वो बच्चों के अपने रूटीन में उसको शामिल कर सकें? किन बातों का ध्यान दें और कैसे शुरुआत करें? देखिए, बच्चों से पहले 2 बातें करनी चाहिए जी। एक तो गिनकर पैसे दें, हिसाब ले लें उनका। गिनकर पैसे दें, महीने के पैसे देने हैं, 1000 दिया, 500 दिया, 100 दिया, व्हाटसएवर देयर इज, उनका क्या किया उसने, फाइंड इट आउट। और दूसरा, शाम को बैठ के बच्चों से बात कर लें, क्योंकि बच्चे चाहते हैं बात करना। दोष बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का है, जिनके पास टाइम नहीं बच्चों से बात करने का। बच्चों से एक प्रश्न पूछे, शाम को एक बात कर लें कि बेटा याद हो, एक प्रश्न तुम पूछोगे या मैं पूछूंगा, सब सिखा देंगे आप। फाइनेंस के बारे में भी, देश के बारे में, मानवता के बारे में भी। तो वी मस्ट टेल देम कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत आपने कमाल बात कही वेद जी। मार्गदर्शन भी ज़रूरी है और साथ ही साथ बच्चों पर यानी युवाओं पर ये भरोसा करना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने ही अब दुनिया चलानी है। तो ऐसा नहीं जो पहले था वो सब जानता है और जो युवा है वो नहीं जानता है। युवाओं पर भरोसा भी करना है, लेकिन साथ ही वो नियंत्रण भी रखना है और नज़र भी रखनी है और उन्हें रास्ता भी दिखाना है। संजय जी, एक बात और बताइए, जो हम अभी जो बात कर रहे थे, आपने एआई की भी बात कही जी।
सस्टेनेबिलिटी की भी अगर हम बात करते चलें, क्योंकि लगातार इस एक डेवलपमेंट हम इस तरह से लेके चलें जो आगे बढ़ता रहे। हालात कई बार ऐसे भी होते हैं परिवार में भी, जैसे वेद जी बता रहे थे, कभी आपको हेल्थ इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। एक देश के तौर पर इतना बड़ा लक्ष्य रखना और उसे पाने के लिए अब आपको क्या लगता है कि हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? ये तो आपने रास्ता तो बताया कि ये चीज़ें, लेकिन चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो आपको क्या चुनौतियां नज़र आती हैं? तो जो चैलेंजेस हैं, हमें जब लॉन्ग टर्म लक्ष्य पे फोकस करेंगे तो हमको देखना होगा कि क्या पॉसिबिलिटी या रोड ब्लॉक्स हैं जो आ सकते हैं। जैसे सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की। वेद जी ने, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, वेद जी ने एक और बात कही थी जो बातचीत में कहीं खो ना जाए। इन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी लाल फीता शाही जो है वो बिल्कुल हटा देनी चाहिए अगर कहीं है तो। हालांकि हम लगातार उस टेबल में भी बेटर हो रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट एकदम परफेक्ट टाइम में आपने ये चीज़ मेंशन करी। तो वन ऑफ द चैलेंजेस जो एमएनसीज मल्टीनेशनल्स फेस करते हैं, उन्हें लगता है कि इंडिया एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है, अगर आएंगे तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो उसमें सारे जितने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सारे कदम लिए गए हैं। अगर हम कंटिन्यूसली बात करते रहें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज आ गई हैं वो कहाँ सक्सेसफुल हुई हैं और कहाँ फंस रही हैं, और उन एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान बनाना है। दूसरा चीज़ है, जैसे कंपनीज आती हैं तो उनको कैसे फास्टेस्ट टाइम में उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें, तो जिससे कि उनका फोकस रहे कि मैं सिर्फ ये कंपनी या बिजनेस सेट करूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, इसलिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है। तो बिजली पानी सड़क, बिजली पानी सड़क हवा और ये सब अवेलेबिलिटी। तीसरा जैसे पावर। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, एट द राइट कॉस्ट अवेलेबल है, और इन ऑल एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। तीसरी चीज़ जो हमको अडेप्ट करनी है कि जो बाहर के विश्व में वॉलेटिलिटी हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है, भू राजनीति हो सकती है, तो उसके लिए हमें स्मार्टली इस तरह से काम करना है। जैसे वेद जी ने भी बात करी कि हमको किसी एक कंट्री एक जगह वो नहीं करना है, और वो भारत कर रहा है जो 9 FTA साइन कर चुका है। यूके का FTA 15 जुलाई को ऑपरेशनल हो रहा है। EU का FTA इस ईयर एंड तक हो जाएगा। तो इससे कि डिफरेंट देश से डिफरेंट समूह जैसे EU सबसे टाई अप है। तो अभी भी अगर इनफैक्ट आप लास्ट ईयर का GDP ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज देखें, 863 बिलियन का एक्सपोर्ट है। एक बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने देखी जो मैं बीच वाले कंसेप्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें ओवर $200 मिलियन का एक्सपोर्ट्स एक ऐसे नए 19 न्यू प्रोडक्ट कंट्री कोड से हुआ है जिसमें जो पहले नहीं थे। तो अगर हम ये सब करते रहेंगे तो जो फ्यूचर की ग्रोथ है उसमें हम रेजिलियंस ला पाएंगे। इसमें एक बात मैं ऐड करनी चाहूँगा। जी। जब मोदी जी CM थे गुजरात के, तो मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिला। व्यापारी मिले, बोला फैक्ट्री कहाँ लगा रहे हैं, गुजरात में, क्यों? कहता वो 3 दिन के अंदर मोदी जी सब कुछ दे देते हैं कि ये आपकी ज़मीन रही, बुला लिए सभी लोग डिपार्टमेंट के, ये आपका बिजली का कनेक्शन, ये पानी का कनेक्शन, बोलो क्या चाहिए, और ये बैंक का लोन आपका। विद इन 3 days यू गेट एवरीथिंग। दिस वर्क शुड बी डन एट द नेशनल लेवल आल्सो। ऐसे ही होना चाहिए, जिसमें जो आप कह रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी। और वेद जी, जहां हम अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, आपने इन्वेस्टमेंट्स को बताया कि बहुत ज़रूरी है। अगर हम पैसे को सिर्फ सेव करके रखते हैं तो वो डिप्रिशिएट होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, और अगर ये सेगमेंट देखने के बाद हमारा कोई व्यूअर, अगर उसके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि आज से बल्कि अभी से वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से 5 महत्वपूर्ण कदम है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं आप। व्यापार में खुद कर रहे हैं, कमा रहे हैं, नौकरी में कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में कोई और कमा के दे रहा है आपको। जी। सबसे पहला ख्याल है कि अपने सेफ्टी, कि मेरा पैसा सेफ रहेगा। मैंने कहा था नथिंग इज टू बिग टू फेल। जी। बड़े पे विश्वास ना करें, उसको भी एनालाइज कर लें। इन्वेस्टमेंट के ऊपर सेफ्टी। सेकेंड है लिक्विडिटी, जहाँ मार खा जाते हैं कि मेरे को मौके पैसा मिल जाएगा। आज मैंने 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, कल को मुझे चाहिए, मैं बैठा हूँ भूखा।
एक सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गया अमेरिका के अंदर, बिकॉज उन्होंने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया लंबे बॉन्ड के अंदर, डिमांड आज आ गई। लिक्विडिटी के बाद आता है रिटर्न, रिटर्न को तीसरे नंबर पे रखिए आप। अच्छा, पहले नंबर पे नहीं, हम देखते हैं कितना पैसा मिल रहा है। पहले आपने सेफ्टी रखा, फिर लिक्विडिटी, देन रिटर्न। रिटर्न के अंदर भी टैक्सेशन एंड इन्फ्लेशन, इन दोनों को काउंट कर लीजिए। अच्छा, मतलब बैंक ब्याज मिला आपको 7% का, 30% ब्याज टैक्स कट गया आपका, नेट में 5% मिला, और 5-6% की इन्फ्लेशन आ गई, आप तो माइनस में हो गए। ओके, इन्फ्लेशन एंड साथ में टैक्सेशन। जी। और चौथी बात है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाइड। किसी एक चीज़ें मत लगाइए पैसे, मैंने कहा डेट में लगाइए कुछ पैसा, गोल्ड में कुछ पैसा, प्रॉपर्टी के अंदर, और कुछ पैसा इक्विटी के अंदर। इक्विटी में कितना लगाएं, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। एक फार्मूला है सिंपल, 100 माइनस योर एज इक्विटी में लगा दीजिए, क्योंकि इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। और पांचवी बात है, रेगुलरली इसको रिव्यू करते रहिए। वेद जी, एक बात यहाँ पर जो जहन में आती है वो एक तो ये कि आपसे दो छोटे छोटे सवाल पूछ लें। आपने जो तमाम बातें कही, इसमें एफडी जो है वो कितना है? वो लोग एफडी में पैसा रखें, ख़ास तौर से मेरी उम्र के लोग। आपकी एज की मैंने कहा ना 100 माइनस एज, अच्छा, उतने पैसे इक्विटी में लगा दो। अच्छा, बाकी पैसे एफडी में रख के, एफडी में कितने पैसे रखिए? हाँ। 1 साल का खर्च अच्छा, कम से कम आपके पास होना चाहिए। अच्छा। एफडी एज लिक्विड एज एनीथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको 1 साल का अपना खर्च जो है, हाँ। वो इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा अपने पास रखना चाहिए। 1 साल का? 1 साल का कम से कम, क्योंकि अच्छा। कब इमरजेंसी है नहीं पता होता अपने को। दूसरा वेद जी, इसमें एक और भी बात, जो अभी अंशु ने आपसे प्रश्न पूछा था कि कैसे इन्वेस्ट करें। हर घर की, बल्कि मजाक में लोग ये भी कहते हैं पैसा तो सबको चाहिए, गरीब इंसान को भी चाहिए और जो सबसे बड़ा व्यापारी है उसको भी पैसा चाहिए। तो हर घर का खर्चा भी ऐसे ही है। हर एक को लगता है कि मेरे यहाँ तो आमदनी इतनी कम है, मैं इसमें से बचाऊं और निवेश कहाँ करूं, कैसे करूं? तो मेरे पास तो 100 रुपये आ रहे हैं। अब आप बताइए वो कैसे अपना मन बनाए कि मुझे, और क्यों वो उसमें से भी बचाए और कहे कि नहीं साहब, मैं तो अब आज ये रोटी पर घी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ सूखी रोटी खा लूँगा। जी 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 जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेविंग करना, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इनकम, इट इज़ ए मैटर ऑफ हैबिट। सेविंग करना, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इनकम, इट्स ए मैटर ऑफ हैबिट। कोई आदमी 10 लाख के महीने में ना बचा पाए और कोई आदमी 10,000 रुपये महीने के इनकम में बचा ले, हैबिट की बात है। तो हैबिट बदलनी है, हैबिट बदलनी है जी, और फ्यूचर को ध्यान में देखते हुए ठीक बदलनी है। अमीर बनना है तो पैसे बचाने पड़ेंगे। क्या बात है। जी जी। संजय जी, जहाँ पर अभी आपने बताया कि आपने कौशल और स्किल्स, इन सब चीज़ों की बात की थी। अगर देश की ग्रोथ की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे कहा कि वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, स्टार्टअप्स की बात हो रही है, एमएसएमईज की बात हो रही है इसमें, और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और आप भी मेक इन इंडिया के अभियान से भी जुड़े हुए हैं, तो उस बारे में हमें थोड़ा बताइए, इकॉनमी को किस तरह से ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं? जी, तो इनफैक्ट अगर इकनॉमी को ग्रो करना है, जैसे आपने बोला, मैं बोलूँगा कि 4 बहुत इम्पॉर्टेंट पहिए हैं जिस पे इकनॉमी को ग्रो करना है। सबसे पहला जो गवर्नमेंट का रोल है वो एक एनेबलर है। तो गवर्नमेंट का रोल है, एनेबलर है, जो कि पहला पहिया है। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। दूसरा है कंपनीज, जो एमएनसी कंपनीज आ रही हैं वो देख रही हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं। तो जैसे वाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल आ चुका है, बट सेमीकंडक्टर, ईवी, डिफेंस, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तीसरा पहिया मैं बोलूँगा कि एमएसएमईज और एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप कैसी उद्यमिता कर रहे हैं। अगर ये कंपनीज आ रही हैं, आप उनको क्या चीज़ सप्लाई कर सकते हैं, आप ग्लोबल सप्लाई चेन में कैसे जुड़ सकते हैं। एफटीए साइन हो गए हैं, आप उस एफटीए को यूज़ करके कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है, ये सब करने के लिए जो आपको चाहिए वो युवा कौशलता चाहिए। तो आपको कंटिन्यूसली स्किल्स डेवलप करने हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, चाहे वो हाईटेक के लिए हो, चाहे वो एआई के लिए हो। तो जब इन 4 पहियों का समन्वय होगा तभी विकसित भारत की गाड़ी भाग पाएगी। तो इसीलिए जब आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल बोल रहे हैं, तो हर चीज़ हमें बेस्ट इन क्लास करनी है कि वो हमारा शोकेस होना चाहिए। अगर कुछ मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा है किसी प्रोडक्ट में, तो उनको पता होना चाहिए इट इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। बिल्कुल। वेद जी, चलते चलते युवाओं के लिए, आम नागरिक के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
मेरा एक ही संदेश है जी। हर व्यक्ति को अधिकार है अमीर बनने का और हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। वो याद रखे कि एंड्रयू कार्नेगी ने बहुत गरीबी से शुरू किया सफाई कर्मचारी के रूप में जी। और 40 साल की उम्र के अंदर वो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन गया था। और अपने देश में एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी का और मोदी जी का, हमारे का, कि कोई आदमी कितना ही छोटे रूप में गरीबी पैदा हुआ हो वो बड़ा बन सकता है। एक निश्चय करने की बात है और प्रॉपरली ठीक ढंग से चलने की बात है। तो संजय जी यही बात, तो ये जो सपना है विकसित राष्ट्र का 2047 तक, ये भी साकार हो सकता है। बिल्कुल ये साकार होगा। क्या और अगर और हम सबको ही साकार करना है क्योंकि कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। जी बिल्कुल। तो आप दोनों ही गेस्ट हमारे साथ मॉर्निंग शो में जुड़े, इतना कीमती समय निकालकर सुबह सुबह स्टूडियो में आए और व्यूअर्स को आपने मार्गदर्शन दिया। संजय जी, वेद जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग। धन्यवाद, आभार आपका और आपके दर्शकों का।